जी जनाब चौधरी फ़कीर अहमद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, ममनून हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है बोलने का। सर मेरी गुजारिश ये है कि जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस लोकेस्ट के हवाले से था, ढांडला साहब ने जो मसाइल अब थल के हवाले से बताए बिल्कुल सही है। इसी तरह पीरज़ादा साहब सबसे पहले बोले हैं, मैं इनको सेकंड करता हूँ, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। देखने वाली सर बात ये है, गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो भी एक सवाल उठाए फिर रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं गवर्नमेंट से। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि गवर्नमेंट के सामने ही रोना रो रही है, हमने तो रोना ही है, वो खुद भी रो रहे हैं। बेहतर होता है अगर मोहतरम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते और टोटली इस बहस को वाइंड अप होने तक सुनते भी और उसका जवाब भी देते। सर बात यह है कि अखबारात के इश्तिहारात या मीटिंग्स, ये हो गया और वो हो गया, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये बात यहाँ तक आके रुकी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किया क्या गया है। लोकेस्ट चला, ईरान से चला और चाहे किसी भी मुल्क से आया, बलूचिस्तान से होता हुआ मुल्तान में और डीजी खान में आया, डीजी खान से ये खानेवाल में आया जो कि मिनिस्टर साहब का अपना डिस्ट्रिक्ट है। और बदकिस्मती ये है कि मैं बिल्कुल उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहाँ खानेवाल से लोकेस्ट आया है। गवर्नमेंट मुझे ये बताए, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या उन्होंने किसी तरीके से जिम्मेदार को फोर वार्निंग दी? उन्होंने बताया कि ये जनाब लोकेस्ट आ रहा है, आप ये करें और हम ये करने जा रहे हैं। मेरे अपने खेतों के ऊपर से 2 दफ़ा अटैक हुआ और 2 दफ़ा गुजरे हैं। ये पीरज़ादा साहब जैसे फरमा रहे हैं कि कपास अभी बिल्कुल छोटी सी है, बड़े नाजुक पत्ते उसके निकल रहे हैं। अगर उस खेत में ये बैठ के वो जो बड़े नाजुक कोंपले हैं वो खा जाएगी तो उसके बाद कपास के पल्ले रह क्या जाएगा। ये मेरे भाई बैठे हैं जहाँ खानेवाल से एमएनए हैं, ये भी बता रहे हैं कि जनाब लोकस वहाँ से गुजरा है और सिर्फ कपास के स्टेम रह गए, पता नहीं मिल रहा। और ये अकेली जो है ना कपास की बात नहीं है, जो भी फसल, जो भी सही कह रहे थे वो कि क्लोरोफिल पे ये खाती है। कौन सी फसल ऐसी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? और ये भी तो बताएं ना कि इन्होंने किया क्या है। जहाज खरीद लिए हैं, पायलट नहीं है, पायलट आ जाएंगे, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल आ जाएगा तो जनाब दवाई नहीं है। चाइना ने हमें ये दे दिया, चाइना ने हमें वो दे दिया। आप खुद से भी तो बताएं कि आपने क्या किया है। ये वो जिम्मेदार है, ये वो एक पिसा हुआ तबका है मुल्क का, फसलें काश्त करते हैं, पता नहीं होता कि जनाब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर इस दफ़ा गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी है तो जनाब डीसी और तहसीलदार और एसी ये पीछे पीछे फिर रहे हैं कि ये टारगेट पूरे करने हैं। टारगेट इन्होंने इस तरह किया है कि मेरे अपने ज़िले में एक ज़िम्मेदार ने, जिसने बाकायदा सीड कारपोरेशन रजिस्टर करवाई, गंदम काश्त की 5000 मन गंदम सीड की बाकायदा प्रोसेसिंग के बाद उसने 50-50 केजी के थैले बना के रखे। मोहतरम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, पुलिस को साथ लेकर 25-30 गाड़ियां लेकर गए हैं, छापा मारा है। टोटल का टोटल उसका स्टॉक उठा के उन्होंने खाने वाली गंदम में जाके मिला लिया। मुझे ये बताएं, आने वाली जो फसल काश्त करनी है कहाँ से करनी, सीड किधर से लेना है? हालत तो आपकी ये हो गई है कि खाने के लिए गंदम अभी फसल पिछले वाली उठा के अपने हमारे घरों में आई है, तो साथ ही इंपोर्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं कि ये बाहर से गंदम मंगवा लें, बाहर से गंदम मंगवा लें। और घर वालों को क्यों नहीं संभालते हो? कोई तरीकाकार होता है।
मुझे फ़ख्र इमाम साहब मतलब मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वजह है कि इसी 2 साल में 3 मिनिस्टर आप लोगों ने चेंज कर दिए। गंदम की फसल जब काश्त हो रही थी, मैं मेंबर हूँ जनाब, ये इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी जो स्टैंडिंग कमेटी उसका मेंबर हूँ, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया कि जनाब हमने इतने लाख एकड़ इतने हेक्टर जो है ना वो टारगेट एलोकेट कर दिया है, और प्रोविंसेस को भी, और प्रोविंसेस ने आगे फील्ड में। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जनाब पहले नंबर पे तो मुझे ये बताइए कि टारगेट फिक्सेशन जो आपने की है वो उसकी बेसिस क्या है, किस तरीके से आप चाह रहे हो कि आप ये टारगेट लगा रहे हो जिम्मेदार को, और आपने ये इंश्योर करना है, अचीव करना है, मुझे वो बेसिस तो बताइए। उन्होंने कहा जी कि बेसिस का तो कुछ नहीं, पिछले सालों की रूटीन देख के हमने टारगेट लगा दिया। ये तरीका है गवर्नमेंट का। उसके बाद गंदम होगी, गंदम टारगेट आप या तो ये कहें कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एरिया वाइज इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई उनको बताया जा रहा है कितने जहाज़ों ने स्प्रे की है, कितनी जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अब ये वीट प्रोक्योरमेंट के लिए भागे फिर रहे हैं। लोकेस्ट के हवाले से मुझे बताएं कि डीसी कहाँ गया है, एसी कहाँ गया है, क्या उन्होंने अरेंजमेंट किया है। मेरा फ़ख्र इमाम साहब से भी ये सवाल है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से लोकेस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया, क्या कोई फोर वार्निंग हमें दी गई कि ठीक है जी हम ये नहीं कर सकते हैं, कोई स्प्रेइंग अरेंजमेंट फॉर द टाइम बीइंग नहीं हो सकता है, ये लोकेस्ट आ रहा है, आप जिम्मेदार अपने तौर पे कोशिश करें। किसी गवर्नमेंट के बंदे ने ये बताया? और अगर यही कुछ होना है तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाए किस लिए हैं, और इनको सैलरी जो पे की जा रही हैं, इन पे एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो किस लिए कर रही है? बंद कर रही है सारा कुछ। डिप्टी स्पीकर साहब, ये बहुत अहम इशू है जिस पे बात हो रही है, मेहरबानी फरमाएं आप मेरी बात भी गौर से सुने। गवर्नमेंट आप बोलें जी, सुन रहा हूं मैं आपको सर, तफसील से। थैंक यू वेरी मच सर। बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने एमएनए साहब हैं, बिल्कुल सही बात की, हमारे दिल की बात की है उन्होंने, लेकिन देखना ये कि किसको सुना रहे हैं, किस वजह गवर्नमेंट को सुना रहे हैं। हम ट्रंप को सुना रहे हैं, हम मोदी को सुना रहे हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट को सुना रहे हैं। क्यों फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते? फ़ख्र इमाम साहब बहुत ताकतवर मिनिस्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, क्या गवर्नमेंट को अपना माफी ज़मीर अपनी मीटिंग में ये नहीं बता सकते? क्या इनमें इतनी पावर नहीं है? अगर नहीं है तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दफ़ा करें, इस मिनिस्ट्री को छोड़ दें। जो आपकी मिनिस्ट्री आपके होते हुए हमारे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसी तरीके से रिज़ाइन दे दें जिस तरीके से आपने रिज़ाइन दिया था कि आपके हल्के से परहैप्स कोई इनका एक कैंडिडेट था जो वज़ीराती इलेक्शन में परहैप्स वो जीत नहीं सका था, हार गया था, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, पर शायद उस वक्त मिनिस्टर थे या एमएनए थे, क्या थे, जो मुझे बताया गया। तो सर अगर आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते इस आवाम की जो कि एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ है, 70-80% हम लोग इसमें धक्के खाते हैं, तो मेहरबानी फरमाएं आप अपनी भी इज्जत रखें, हमारी भी इज्जत रखें, रिजाइन दे दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस मिनिस्ट्री की। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब सर, ग्रेटफुल। मोहम्मद इकबाल खान साहब। माइक ज़रा ऑन करें जी। ऑन हो गया जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा ताल्लुक तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट खैबर से है। स्पीकर साहब, वहाँ पे 72 साल से जो एफसीआर के नीचे जुल्म व ज़्यादती हुई है, वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ है, और ख़ुसूसी बात यह है कि वहाँ पे जो करप्शन हुई है, तो पिछली 2018 इलेक्शन में आवाम ने और जो सोशल वर्कर थे उन्होंने इसीलिए तहरीक इंसाफ को वोट दिया था कि यहाँ पे ये उन लोगों के खिलाफ एहतसाब करेंगे। मेरा गुजारिश है स्पीकर साहब, चूँकि
एक पाटा की बात हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं कि वहां पे एक कमीशन बनाई जाए ताकि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वहां पे करप्शन की है, जो कबाइली अवाम, मजलूम कबाइली अवाम, बेगुनाह कबाइली अवाम को लूटा है, मारा है, कत्ल किया है, उनके घर मसमार किया है, वहां पे वो कमीशन उन लोगों की एप्लीकेशन लेके उन ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एहतसाबी अमल शुरू करे ताकि कबाइलों का जो मुतालबा है, जो उम्मीदें हैं, जो नजरें लगी हुई है हुकूमत पे, उनको उसका जो जुल्म ज्यादती हुई है उसको मिल सके। मैं गुजारिश करूंगा स्पीकर साहब कि कबाइली अवाम ने जो पिछले मर्जर में वोट दिया था तहरीक इंसाफ का, तो उनको यही उम्मीद थी कि ये इंतजाम हमारे फ़ायदे में साबित होगा और उन लोगों के खिलाफ एहतसाब होगा। तो गुजारिश ये है स्पीकर साहब कि हम एक कमीशन चाहते हैं। पिछले अदवार 72 साल में कबाइली अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, वहाँ पे जो करप्शन हुई है, उनके खिलाफ हम कमीशन चाहते हैं ताकि वो जाके पता कर सके कि किन किन ने कबाइली अवाम को लूटा है या मारा है या वहाँ पे करप्शन हुई है।